दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे थे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज जो हमारा वो लास्ट चैप्टर है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिनरल्स को देख रहे थे। तो आज है हमारा यूरेनियम, जिसको हम लोग एटॉमिक मिनरल्स कहते हैं। दोस्तों अगर हम यूरेनियम के प्रोडक्शन वाइज देखें तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद कनाडा होता है और फिर ऑस्ट्रेलिया होता है। तो कजाकिस्तान कनाडा टॉप 2 प्रोड्यूसर हैं यूरेनियम के। और अगर हम रिजर्व वाइज देखें तो रिजर्व में सबसे ज़्यादा रिजर्व यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया के पास है, दूसरे पे कजाकिस्तान है, तीसरे पे कनाडा है। तो ये देख रहे हो कि अगर टॉप 3 हम प्रोड्यूसर या रिजर्व की बात करें तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ही आता है। इसको याद करने का ट्रिक है, हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास यूरेनियम भी अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा रिजर्व है और गोल्ड का रिजर्व भी हाईएस्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से आस है, क्योंकि उसके पास गोल्ड और यूरेनियम का हाई रिजर्व है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जो है रसिया का मेजर रिसोर्स नहीं है। तो दोस्तों रसिया के पास कोल भी है, रसिया के पास आयरन ओर भी है, रसिया के पास डायमंड भी है, पर रसिया के पास यूरेनियम की कमी है। तो यूरेनियम जो है वो रसिया का मेजर रिसोर्स नहीं है, यानी रसिया के पास एटॉमिक मिनरल की कमी है। उसके बाद यूरेनियम सिटी है कहाँ पे दोस्तों? यूरेनियम सिटी जो है कनाडा में है। कनाडा में यूरेनियम सिटी वो जगह है जहाँ से यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद रेडियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो किससे निकाला जाता है? वो यूरेनियम से निकाला जाता है। और यूरेनियम का वह ओर जिससे रेडियम निकाला जाता है पिच ब्लेंडी होता है। तो पिच ब्लेंडी किसका ओर है? रेडियम का। उसके बाद आ गया हमारा मिसलेनियस मिनरल्स में। तो अगर हम देखें जो हमारा कपूर होता है, जिसको हम लोग के पूजा पाठ में यूज करते हैं, नेचुरल कैमाफोर इज ऑब्टेन फ्रॉम, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो नेचुरल कैमाफोर एक ट्री से प्राप्त किया जाता है जो कि चाइना और जापान में नेटिव है। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि जो नेचुरल कैमाफोर है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो नेचुरल कैमाफोर एक ट्री से प्राप्त किया जा सकता है जो कि चाइना और जापान का नेटिव ट्री है। और इस ट्री का साइंटिफिक नाम क्या है? साइनामोमम। मोमम, तो आप देख सकते हो मोम की तरह मुलायम होता है। उसके बाद है दोस्तों जो नॉन फेरस मिनरल्स, वे मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे निकिल, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, गोल्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स है और प्रोड्यूसर रीजन दिया है। तो जैसे कोल मिनरल है, तो कोल का प्रोड्यूसर रीजन क्या है? करगंदा बेसिन। तो याद होगा हमने कजाकिस्तान में करगंदा बेसिन देखा था। गोल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और हाई वेल्ड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जोहान्सबर्ग भी इसी क्षेत्र में आता है। तो गोल्ड जो है हाई वेल्ड वाले क्षेत्र में आता है। आपको पता होगा हाई वेल्ड जो है एक टेम्परेट ग्रासलैंड का क्षेत्र है। उसके बाद आयरन ओर का प्रोड्यूसर रीजन क्रीवी रॉग है, जो कि यूक्रेन में है। हमने याद किया था कि क्रीव से लिंक बना के, क्यू से लिंक बना के, तो आयरन ओर क्रीवी रॉग में है। मिनरल ऑयल दोस्तों कैलिफोर्निया का जो सैन जोआकिन वैली है, वहाँ पे ये जो ग्रेट लेक्स वाले क्षेत्र में है, वहाँ पे मिनरल ऑयल मिलते हैं। तो मिनरल ऑयल कहाँ पे मिलते हैं? सैन जोआकिन वैली। उसके बाद कंट्री वाइज मैचिंग दिया है कि मिनरल ऑयल वेनेजुएला में मिलते हैं। हमने देखा था कि अब सबसे ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट का डॉलर कौन कमाता है? वेनेजुएला ऑयल का एक्सपोर्ट करके, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का। तो मिनरल ऑयल में वेनेजुएला है। कॉपर में जाम्बिया है। मैग्नीज का लीडिंग प्रोड्यूसर गेबॉन है। और बॉक्साइट का गयाना है। क्या है? गयाना है। इसको याद करने का एक ऐसे न्यूमोनिक्स बनाया था, मैं भी आपको यूज है कि गाय आना बक्सा उठाते, तो बक्सा से बॉक्साइट हो जाएगा और गायाना से गुआना हो जाएगा। उसके बाद डोनबस बेसिन कोल वाले क्षेत्र में हमने पढ़ा था, ये यूक्रेन में है। डॉन रिवर का बेसिन है, कोल मिलता है यहाँ पे। मिसाबी रेंज या मिसाबी प्लेन, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे? यूएसए के जो ग्रेट सुपीरियर लेक्स है वहीं पे ही है। और हमें पता है कि यूएसए का जो ग्रेट लेक है वो आयरन ओर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो मिसाबी रीजन आयरन ओर के लिए फेमस है। मोसुल इराक में एक जगह है जो इराक किसके लिए फेमस है? मिनरल ऑयल के लिए। और साउथ अफ्रीका का अभी हमने देखा था हाई वेल्ड वाला एरिया, चाहे वो जोहान्सबर्ग हो चाहे ट्रांसवाल हो, वहाँ पे क्या मिलेगा? गोल्ड और डायमंड मिलते हैं। तो ट्रांसवाल में क्या मिल जाएगा? गोल्ड मिल जाएगा।
उसके बाद यूरेनियम से संबंधित है पोर्ट रेडियम, नाम से क्लियर है कि रेडियम का एक्सपोर्ट होता है इस पोर्ट से, और है कहाँ पे, ये कनाडा के यूरेनियम सिटी में है। तो पोर्ट रेडियम, यूरेनियम सिटी, ये सब कनाडा में है और यूरेनियम के लिए फेमस है। आयरन ओल मिसाबी रीजन में अभी हमने देखा। उसके बाद पेट्रोलियम के लिए दोस्तों अजरबैजान की कैपिटल बाकू काफ़ी फेमस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आया है, मैच करवाने में ही आता है ये कि बाकू किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों अजरबैजान कंट्री का जो बाकू कैपिटल है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। उसके बाद यूएसए का जो बिंगहामा है, यूएसए का बिंगहामा कॉपर के लिए फेमस है। तो बिंगहामा कॉपर के लिए फेमस है, और याद हम इसको रख सकते हैं कि बिंग सर्च इंजन जो है वो यूएसए में बना था। कॉपर के लिए यूएसए का एरिजोना स्टेट फेमस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, इनमें से आपको पेट्रोलियम बाकू को ज़रूर याद रखिएगा। रीजन दिया है, मिनरल दिया है, जैसे अभी हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका का हाई किम्बरले जो क्षेत्र है वहाँ पे डायमंड मिलेगा। विट वाटर्स रैंड जो है वहाँ पे गोल्ड मिलता है, और वाटर को सोने के पानी से लिंक कर दे तो समझ में आ जाएगा, विट वाटर्स रैंड से गोल्ड मिलेगा। कटंगा प्लेटू दोस्तों कांगो रिवर के साउथ में और उसी के क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे कॉपर मिलता है, तो कटंगा में कॉपर है, ऐसे लिंक कर सकते हैं। जर्मनी का सार रीजन कोल के लिए फेमस है, और याद इसको ऐसे रख सकते हैं कि हर इंडस्ट्री का जो सार होता है यानी जो बेस होता है वो कोल होता है, क्योंकि ये हर जगह लगता है। उसके बाद यूएसए का भुट्टे जो है कहाँ पे फेमस है, यूएसए का भुट्टे सिल्वर के लिए फेमस है, और हम इसको याद रख सकते हैं बट सिल्वर इज़ चीप, तो बट से भुट्टे और सिल्वर चीप। उसके बाद टाइटेनियम का दोस्तों लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना और रसिया है। देखो अभी आप मिनरल पढ़ रहे हो एक साथ, अभी याद है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में नहीं याद रहता है, तो मैंने उसको आपको ट्रिक बनाया था। 90% ऐसा केस होगा कि किसी चीज़ का लीडिंग प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर है तो वहाँ पे चाइना ही होता है, ठीक है, बाकी मिनरल में थोड़ा बदलता है। तो टाइटेनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना है, फिर रसिया है। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, दोस्तों बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है, और बॉक्साइट के लीडिंग प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, फिर गुयाना है, फिर चाइना है। इंडिया 5th नंबर पे आता है। तो ए और बी, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से बॉक्साइट। उसके बाद चिली और पेरू में जो अटकामा डेजर्ट है जो पूरे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, यहाँ ये क्या है, नाइट्रेट का सोर्स है। ये क्वेश्चन हम आगे पीछे भी देख चुके हैं। तो अटकामा डेजर्ट है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रेट। उसके बाद ब्राज़ील दोस्तों आयरन ओर के लिए फेमस है, मैक्सिको सिल्वर के लिए बार बार हम देखे रहे, पेरू नाइट्रेट के लिए अभी हमने देखा, और बोलिविया जो है टिन के लिए फेमस है, हालांकि अब टिन 5th नंबर पे आ गया है। माइका इंडिया है, फेमस है, कॉपर के लिए चिली है, बार बार हम देख रहे हैं, और आयरन ओर के लिए रसिया है। एल्यूमिनियम का और क्या होता है दोस्तों, बॉक्साइट, ये आरओ में क्वेश्चन आया था। एल्यूमिनियम का मिनरल बॉक्साइट होता है, कॉपर का क्यूप्राइट होता है, जिंक का कैलामाइन होता है, क्योंकि जिंक जो है जिन्न काल का माइन होता है, इसे हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो जिंक का कैलामाइन है, आयरन का हेमाटाइट है, और मरकरी का सैनाबार है। तो मरकरी का याद रखिएगा क्या, सैनाबार। उसके बाद है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दोस्तों क्या होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत विरल मात्रा में, बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में अर्थ पर मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना की मोनोपोली है, यानी 90% रेयर अर्थ एलिमेंट जो है इस समय प्रेजेंटली चाइना से ही आते हैं, ठीक है। और रेयर अर्थ एलिमेंट में वही टाइटेनियम, जिरकोनियम, यही सारी चीज़ें आते हैं। इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार के बेसिन में मिलता है थोड़े थोड़े मात्रा में। उसके बाद अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी रसिया है, और डायमंड का लार्जेस्ट रिजर्व भी रसिया के पास है। दूसरे पे बोत्सवाना है, तीसरे पे कनाडा और कांगो है। तो टॉप 2 अगर हम याद रखें तो रसिया एंड बोत्सवाना। उसके बाद है
एनर्जी का कॉमर्शियल सोर्स क्या है दोस्तों? कोई भी सोर्स एनर्जी का वो कॉमर्शियल ही होता है एक्सेप्ट फायरवुड, क्योंकि जो लकड़ी, ईंधन की लकड़ी होती है, इसको जो वन वगैरह से गांव के लोग इकट्ठा करके ले आते हैं उसके लिए, और ना तो वो मार्केट में बेचने के पर्पज़ से होता है, हालांकि वो भी आजकल बेचा जाने लगा है। तो एनर्जी का कॉमर्शियल सोर्स क्या होता है? फायरवुड नहीं होता, बाकी सब होते हैं। आयोडीन का लीडिंग प्रोड्यूसर पिछली क्लास में हमने देखा था चिली था, और हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि आयोडीन में नमक में आयोडीन होता है और नमक मिर्च कहते हैं, तो चिली। उसके बाद हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका में अगर बात करें तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जिसको जायरे भी कहते हैं, वो जो है वो कॉपर का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इन अफ्रीका में। तो कांगो हाईएस्ट है, उसके बाद जाम्बिया है। उसके बाद है पोस्टमासबर्ग साउथ अफ्रीका में किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पोस्टमासबर्ग साउथ अफ्रीका में मैंगनीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो मास मैन करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी आता है, जनरली ISA जो होता है यही इंटरनेशनल वाटर में कोई भी मिनरल के एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस देता है। तो ISA गिव्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। उसके बाद इंडिया को ISA ने यह लाइसेंस सेंट्रल इंडियन ओशियन में दे रखा है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में पॉलीमेटालिक नोडुल्स को करने के लिए। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं वो सी के फ्लोर पे मिलते हैं। जो सी के फ्लोर पे मिलता है पॉलीमेटालिक नोडुल्स, और पॉलीमेटालिक नोडुल्स में कई टाइप के रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद अब हमारा इंडस्ट्री आ गया, तो इसमें डायरेक्टली मैच करने को आता है कि कौन सा सिटी या कौन सा इंडस्ट्रियल क्षेत्र किस कंट्री में है या किस चीज़ के लिए फेमस है। तो जैसे हैमिल्टन जो है ये कहाँ पे है दोस्तों? हैमिल्टन जो है कनाडा का एक सिटी है। ठीक है, और ये सब आयरन स्टील सेंटर दिए हैं और कंट्री दिया है। तो हैमिल्टन कनाडा का आयरन स्टील सेंटर है, याद रख सकते हैं। हैमिल्टन को हेमेटाइट से लिंक कर सकते हैं, तो हमें याद रह जाएगा किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद बर्मिंघम जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, बर्मिंघम जो है वो भी आयरन स्टील के लिए फेमस है, यूके में। एसेन जो है जर्मनी में है, और एसेंस सार हम कहते हैं ना, सार है, सार रीजन, और सार के साथ एसेंस का इंग्लिश में जो एसेंस होता है उसका भी मतलब सार होता है, तो ये दोनों जर्मनी में है। उसके बाद अनसन दोस्तों, अनसन चाइना में एक आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस, बहुत ही फेमस सेंटर है और कई बार एग्जाम में आता है। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था कि अनसन पर कहते नहीं, अन्ना जी अनशन पर बैठे हैं लोहा लेने के लिए गवर्नमेंट से, तो अनशन पर बैठे हैं लोहा लेने के लिए, तो अनशन लोहा के लिए हो गया। उसके बाद उमलैंड टर्म किस चीज़ से संबंधित होता है दोस्तों? उमलैंड का मतलब होता है कि जैसे कोई टाउन होता है तो उसके सराउंड में जो एरिया डेवलप हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उमलैंड कहलाता है। तो टर्म उमलैंड मीन्स एरिया सराउंडिंग अ टाउन। उसके बाद यहाँ पे सेंटर दिया और इंडस्ट्री दी है, जैसे पिट्सबर्ग USA का जो पिट्सबर्ग है आयरन स्टील के लिए फेमस है। संघई कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। दंडी जो है जूट टेक्सटाइल के लिए फेमस है और ये स्कॉटलैंड में है। हमें पता है कि जूट के कोड़े बनाए जाते हैं तो और कोड़े से दंड मिलता है, तो जूट के कोड़े से दंड, तो दंडी जो है वो जूट के लिए फेमस है। लेनिनग्राड जो है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, और हम इसको ऐसे ट्रिक बनाए थे कि लेनिन जो है रसिया का जो लेनिन था वो शिप से यात्रा करता था, क्योंकि उस समय एरोप्लेन महंगा था और बहुत कम था। तमिलनाडु का सालेम आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है, एंजल जो होती है हवा में उड़ती हैं, तो इससे लिंक कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ये मैंने USA का मैप दिखाया, ऊपर सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, उसके नीचे लॉस एंजल्स दिख रहा है, और ये दोनों किस में है? कैलिफोर्निया स्टेट में है, USA की। उसके बाद आबादान ईरान में है, ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। नगोया को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी नगोया जो कि जापान का, इसको कॉटन टेक्सटाइल कहते हैं, और ओसाका जापान का, ये भी कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, और ओसाका को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं।
दोस्तों यूरोप का ऑयल कैपिटल किसे कहा जाता है? तो अबरदीन को यूरोप का ऑयल कैपिटल कहा जाता है। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप इज अबरदीन। उसके बाद सेंटर और इंडस्ट्री दिया, जैसे डिट्रॉइट यूएसए का किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल एंड मोटर कार के लिए फेमस है। डिट्रॉइट को डस्टर कार से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नीटोगोर्स्क किसके लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। मैग्नीटो मतलब मैग्नेट लोहा से। जोहान्सबर्ग हम बार बार देख रहे हैं गोल्ड के लिए। बर्मिंघम अभी हमने देखा आयरन एंड स्टील के लिए। योकोहामा जो है ये जापान का बिजिएस्ट पोर्ट है और ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। हॉस्टन यूएसए का ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। अनसन आयरन एंड स्टील के लिए। हवाना क्यूबा का सिगार के लिए फेमस है। कहते नहीं हवा में जलाओ सिगार जल रहा है। उसके बाद चेलियाबिंस्क जो रसिया का है ये मेटलर्जी एंड मिलिट्री मशीनरी के लिए फेमस है। इटली का मिलान शहर जो है सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस है और मिलान को मुजलिन से रिलेट कर सकते हैं। रसिया का मॉस्को जो है ये एम से मेटल एंड मशीनरी के लिए फेमस है। सेफफील्ड जो कि इंग्लैंड का है कटलरी के लिए फेमस है। वेनिस जो है ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओटावा एंड ओंटारियो कनाडा का पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवुड मिलते हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड का जो है ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। उसके बाद यूएसए के स्टेट और शिप बिल्डिंग सेंटर दिया, जैसे हॉस्टन अभी हमने देखा। हॉस्टन जो शिप बिल्डिंग सेंटर टेक्सास में है। स्पैरो पॉइंट जो है ये मैरीलैंड में है और न्यू ओरलियंस जो है ये लुसियाना में है और कैमडन जो है ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो ये यूएसए के 4 मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर हैं। उसके बाद कोलफील्ड और लोकेशन दिया है। कुछ बार बार हम देख रहे हैं रसिया में है। रेड बेसिन जो है ये सिचुआन प्लेन चाइना में है जो कि यांगत्जे रिवर के बेसिन में है। ब्रिस्टल कहाँ पे है? यूके में है। कोलफील्ड ब्रिस्टल को हम पिस्टल से रिलेट कर सकते हैं। ब्रिस्टल साउंड्स लाइक पिस्टल और पिस्टल से 1857 की क्रांति हुई थी यूके के खिलाफ। न्यू साउथ वेल्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस है जो किसके लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है। उसके बाद किंकी जो है, किंकी जापान में एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। कैंटन जो है चाइना का है। लॉरेन बेसिन जो है फ्रांस में है। बेलियो हॉरिजेंटो जो है वो कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो बी से ब्राज़ील और बी से बेलियो हॉरिजेंटो ये मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है ब्राज़ील का। उसके बाद है क्लीवलैंड जो है आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। मिसाबी रेंज जो है हमने अभी देखा आयरन के लिए फेमस है। उसके बाद फिलाडेल्फिया जो है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। अपलेचियन यूएसए का कोल के लिए। लंकाशायर यूके का कोल के लिए। एंड वुप पर्टल जो है जर्मनी का ये वूल प्रोडक्शन के लिए। डब्ल्यू से वुप पर्टल, डब्ल्यू से वूल। उसके बाद बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड चाइना है। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल चाइना है। एग्जाम्पल ऑफ फूट लूज इंडस्ट्री। दोस्तों फूट लूज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके लोकेशन के लिए किसी रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो आयरन एंड और इंडस्ट्री होता है या जो गन्ना शुगर केन का जो इंडस्ट्री है इनके रॉ मटेरियल बहुत हैवी होते हैं तो इनको प्रोसेस करने वाले इंडस्ट्री इनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है और रॉ मटेरियल का वेस्ट होता है। लेकिन फूट लूज इंडस्ट्री से अपोजिट होते हैं, उनका जो लोकेशन होता है वो रॉ मटेरियल पर निर्भर नहीं करता। रॉ मटेरियल कहीं बने, उसका कहीं से कुछ भी है वो कहीं पे भी इस्टाब्लिश हो सकते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होती है, तो ये एक फूट लूज इंडस्ट्री होती है क्योंकि चिप, सिलिकॉन, बाकी जो भी सेमीकंडक्टर हैं, जितने भी जो चीज़ ज़रूरतें होती है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ पे पैदा हो रहे हैं वहीं पे बनाया जाए। उसके बाद जापान जो है एक कारा की 4 ऑप्शन दिया है। कारा की एक हाई टेक्नोलॉजी, एक रॉ मटेरियल, एक लैंड और एक बायो एनर्जी। तो पूछ रहा है कि जापान इसमें से किस कारण एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। दोस्तों जापान के पास ना तो रॉ मटेरियल है, मिनरल है बहुत ज़्यादा, ना तो जापान के पास प्लेन लैंड है, ना ही जापान के पास कोई बायो एनर्जी है कोल। लेकिन फिर भी जापान एक इंडस्ट्रियल और डेवलप्ड कंट्री है, तो उसका इतना ही बस रीज़न है कि जापान के पास हाई टेक्नोलॉजी है, बाकी चीज़ें वो इम्पोर्ट कर लेता है। रूरल रीजन कहाँ पे? जर्मनी में है। फ्लैंडर्स जो है ये फ्रांस में है। स्कॉटलैंड इंडस्ट्रियल क्षेत्र यूके में, और न्यू इंग्लैंड जो है यूएसए में। यूएसए का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है वो न्यू इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पो वैली जो है पो रिवर इटली में है। कांटो प्लेन मैंने बताया था, कांटो साउंड्स लाइक क्वेटो, ये जापान में है।
ठीक है। उसके बाद शुगर केन इंडस्ट्री के दो बाई प्रोडक्ट होते हैं, एक बगाजी होता है जिसको हिंदी में खोइया कहते हैं, और एक मोलासेस होता है जिसको हिंदी में राब कहते हैं। तो बगाजी जो होता है ये बायोमास एनर्जी, उसके जला के बायोमास एनर्जी बनाया जाता है, और मोलासेस से एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलर वुडी रॉ मटेरियल, जो है किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, तो पॉपुलर वुडी रॉ मटेरियल जो है वो पेपर पल्प इंडस्ट्री बनाने के लिए यूज होते हैं। कंट्री विच हैज़ मार्केट बेस्ड लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अभी हमने देखा जापान है, क्योंकि जापान की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल के कारण नहीं बल्कि मार्केट के कारण डेवलप हुई है, वहाँ पे मार्केट है इसलिए। तो लैक ऑफ आयरन एंड कोल रिजर्व्स इन जापान, तो जापान के पास इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है। आपको पता होगा इंडिया का जो विशाखापत्तनम पोर्ट है मेजरली जापान को आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया था। तो जापान के बारे में कुछ फैक्ट है। जापान इज अ लीडिंग कंट्री इन ईस्ट एशिया इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑल सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जापान आर लोकेटेड इन साउदर्न कोस्टल रीजन, ये भी सही है। साउथ का जो कोस्टल क्षेत्र है वहीं पे ही सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना होता है पोर्ट पे। उसके बाद जापान का जो क्योंसू रीजन है वो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ये भी सही है, क्योंकि क्योंसू रीजन में ही जो नागासाकी और फुकुओका मिलता है, फुकुओका जैसे क्षेत्र हैं जो कि ऑटोमोबाइल के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर कौन है, लंदन है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री कनाडा का अभी हमने देखा था ओंटारियो फेमस है। ऑटोमोबाइल्स के लिए डिट्रॉयट यूएसए का मिशिगन स्टेट। केमिकल के लिए टेक्सास, कहते ना केमिकल टॉक्सिक है तो टॉक्सिक टेक्सास से रिलेट कर सकते हैं। मोटर कार के लिए नगोया हो गया। उसके बाद रसिया में एक क्षेत्र है गुर्याया सोरिया, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। सैक्सोनी इंडस्ट्रियल क्षेत्र जर्मनी में है। उसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क का डेयरी के लिए, हमने बात पहले भी देखा था डेनमार्क डेयरी के लिए। एंटवर्प जो कि बेल्जियम का एक शहर है डायमंड के लिए फेमस है। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है। और बाकी 2022 यूपीपीसीएस में जो आया था वो तो हम देख ही चुके हैं कि ओसाका टेक्सटाइल के लिए है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हमारा जो हो गया वो मिनरल का चैप्टर भी खत्म हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, तो एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि बिकॉज इट कनेक्ट्स टू मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र जो है यूरोप को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ता है, जो कि दो इंडस्ट्रियलाइज रीजन है, तो इसीलिए सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। दोनों सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर हम दिल्ली से टोक्यो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो कहाँ कहाँ गुजरना पड़ेगा, एक तो थाईलैंड के बैंकॉक से, उसके बाद वियतनाम के हनोई से, चाइना के हांगकांग से एंड ताइवान के ताइपेई से। लुफ्थांजा एयरलाइंस किस कंट्री का है, जर्मनी का है, ये एक वर्ल्ड फेमस एयरलाइन है। उसके बाद यहाँ पे आ गया पूरे वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट रेलवे हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं। तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है ये पेरिस को वार्सवा से कनेक्ट करता है, यानी पेरिस को वार्सवा पोलैंड के कैपिटल से कनेक्ट करता है। ट्रांस एंडीज रेलवे जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ये अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस एयर्स को वलपाराइसो से कनेक्ट करता है। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे है, ये मॉस्को के लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्तोक के वोल्गोग्राड तक कनेक्ट करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे, कितना है, 9232 किलोमीटर लेंथ है। सोच सकते हो आप कि सोचो अगर इंडिया की अगर हम टोटल लंबाई देखें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तो ये लगभग 3300 के आसपास आता है। और सोचो यहाँ पे जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो लेनिनग्राड से वोल्गोग्राड तक है, ये 9300 थी, यानी उसका लगभग 3 गुना है। तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है 2 ऑप्शन से आता है, या तो कहेगा मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करेगा, या मॉस्को के अंदर लेनिनग्राड को बोलेगा वोल्गोग्राड से कनेक्ट करेगा। तो लेनिन में भी गार्ड है और वोल्गो में भी गार्ड है, तो आप ऐसे याद रख सकना। और लेंथ इसको ज़रूर याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, शायद आया भी है कि इसका लेंथ है कितना, तो ये 9232 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम रेलवे लेंथ के अनुसार कंट्री को अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा रेलवे लेंथ कहाँ पे बिछा है, यूएसए में, फिर रसिया में, फिर चाइना, फिर इंडिया में। तो यानी इंडिया में जो रेलवे लेंथ के मामले में चौथे नंबर पे है, यूएसए पहले पे है।
ट्रांस साइबेरियन, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे अभी हमने देखा था कि लेनिनग्राड से वोल्गोग्राड तक, इस पे कौन कौन से सिटी लोकेटेड है मेजरली। तो दोस्तों ऑप्शन में एक बार बहुत बात आता है कि सोची सिटी इस पे लोकेटेड है, तो रसिया का सोची सिटी जो है इस पे लोकेटेड नहीं है। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें कौन कौन से सिटी पड़ते हैं मेजर ट्रांस साइबेरियन रेलवे पे, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, तो सेंट पीटर्सबर्ग आता है, फिर मॉस्को आता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे शायद मैंने गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया था दोस्तों, जो पिट्सबर्ग है ये यूएसए में है और ये आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, लेकिन जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये रसिया में शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ठीक है, मैंने वहाँ पे गलत प्रूव कर लिया था। तो आप देखते हैं कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उसका वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मेजर सिटी देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग आता है, फिर मॉस्को आएगा, फिर कजान आएगा, फिर ओम्स्क आएगा, फिर चीटा आएगा, फिर व्लादिवोस्तोक आएगा। तो इसमें से कुछ याद है या नहीं याद है, पर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओम्स्क और व्लादिवोस्तोक को ज़रूर याद रखिएगा। कनाडियन पैसिफिक रेलवे कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? कनाडियन पैसिफिक रेलवे जो है कनाडा के ईस्ट में स्थित मॉन्ट्रियल सिटी से लेके बिल्कुल कनाडा के वेस्ट में वैंकूवर आइलैंड तक है। तो कनाडियन पैसिफिक रेलवे यहाँ तक है। यूरो टनल दोस्तों, यूरो टनल का मतलब वही जो डोवर स्ट्रेट में बना हुआ है, और हमने देखा था डू इफेक्टिवली के थ्रू कि डोवर स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है। तो डोवर स्ट्रेट जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, जो नॉर्थ चैनल को जो हमारा ऊपर जो नॉर्थ चैनल है और जो नीचे इंग्लिश चैनल है इसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल रोड टनल कहाँ पे है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल वाला जो रोड टनल है वो जापान के सेकंड में है। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ बुलेट ट्रेन किस कंट्री में है? ये चाइना में है। उसके बाद पोर्ट एंड हार्बर की बात कर लें तो पूरे जापान का बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, योकोहामा है। उसके बाद नॉट अ पोर्ट सी पोर्ट सिटी, इसमें में से कौन सा जो है सी पोर्ट नहीं है? सी पोर्ट सिटी नहीं, टोक्यो है, बिल्कुल है। उसके बाद न्यूयॉर्क भी है, आप देखोगे बिल्कुल ईस्ट में यूएसए के। लंदन भी है। कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो कैनबरा है ये जो है कोई सी पोर्ट नहीं है, ये इंटीरियर में है। बाकी तीनों जो हैं वो सी पोर्ट हैं। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट हार्बर कहाँ पे है दोस्तों? वर्ल्ड का लार्जेस्ट हार्बर जो है वो संघई में है, चाइना के संघई में है। उसके बाद अगर हम कार्गो टनेज के अनुसार देखें तो बिजिएस्ट सी पोर्ट कौन सा पड़ेगा? तो कार्गो टनेज के अनुसार बिजिएस्ट सी पोर्ट जो है वो संघई है। सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? सिंगापुर है। तो फर्स्ट जो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड का, अभी हमने देखा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है वो संघई है चाइना का, दूसरे पे सिंगापुर आता है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है ये इजिप्ट के रेड सी में है, नाइल डेल्टा पे। उसके बाद पोर्ट डायमंड दोस्तों कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में है, इसको पोर्ट नोलथ भी कहते हैं। पोर्ट सेंटोस ब्राज़ील का है और इसको कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। इसको हमें याद रखना चाहिए कि पोर्ट संतोस ब्राज़ील में है, इसको कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं क्योंकि ह्यूज कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और अगर हम मॉनेटरी वैल्यू के अनुसार देखें तो लार्जेस्ट शिप बिल्डर ऑफ वर्ल्ड का साउथ कोरिया है। पोर्ट्स और कंट्री को दिया है। रोटरडम पोर्ट दोस्तों नीदरलैंड में है। ये क्वेश्चन कई बार 2 बार आ चुका है, पिछले साल भी आया था। तो रोटरडम जो है नीदरलैंड में है, जकार्ता इंडोनेशिया में। ये 2 तो बहुत आसानी से हमें याद रखता है कि रोटरडम जो है राइन नदी के मुंह पे है, हमने देखा ही था, नीदरलैंड में, जकार्ता इंडोनेशिया। बाकी अब कन्फ्यूजन होता है। एक तो इगारका दोस्तों, इगारका रसिया में है, और मोंटियो वीडियो जो है ये कहाँ पे? उरुग्वे में है। तो उरुग्वे तो मोंटी वीडियो जो है उरुग्वे में है और इगारका जो है रसिया में है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है मैपिंग्स का। वह मैप जो डेली वेदर को दिखाता है उसको आइसोबार पे, उसको क्या कहते हैं? तो डेली वेदर्स मैप शोविंग आइसोबार आइसोप्लेथ कहलाता है। तो पी से प्रेशर,
आइसोगोनिक लाइन्स क्या होती हैं? सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाली लाइन होती हैं आइसोगोनिक लाइन। आइसोबाथ क्या होता है? सेम डेप्थ होता है। आइसो मतलब सेम, बाथ मतलब डेप्थ। कांटोर्स डिवाइस जो होते हैं दोस्तों, ये रिलीफ और टोपोग्राफी में कम मेजर करते हैं। हम पढ़ते नहीं कि मिट्टी के कंजर्वेशन में हिली एरिया में कांटोर प्लगिंग कहते हैं, तो वैसे ही है कि कांटोर्स डिवाइस यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलीफ ऑन टोपोग्राफिक मैप। अब आ गया हमारा बिल्कुल लास्ट चैप्टर, मिसलेनियस चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो इसको भी हम इसी फ्लो में देख लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ फाउंड इन रीजन। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिशिंग ग्राउंड है वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे वार्म ओशन करंट कोल्ड ओशन करंट से मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बनता है प्लैंकटन। जैसे न्यू फाउंडलैंड में लेब्राडोर करंट गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, और ऐसे बाहिया ब्लैंका में ब्राज़ील गर्म करंट फॉकलैंड कोल्ड करंट से मिलती है, और ऐसे ओयासियो और क्यूरासियो जापान में मिलते हैं, तो वहाँ पे ढेर सारी मछली मिलती है। दोस्तों ग्रैंड बैंक जो है ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे है, और ये बहुत ही बड़ा फिश इंडस्ट्री है, क्योंकि ये जो है वो लेब्राडोर और गल्फ करंट के मीट पॉइंट पे है। तो ग्रैंड बैंक जो है कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड जो कनाडा का देखा था उसके जस्ट नीचे पड़ता है। उसके बाद है नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में किसने दिया था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। तो जी टेलर आता है या ग्रिफिथ टेलर आता है, इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद अपने बुक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में पूरे वर्ल्ड को कितने कल्चरल वर्ड में डिवाइड किया गया था? तो इन बुक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी वर्ड इज डिवाइडेड इनटू 11 कल्चरल वर्ड्स। और ये बुक है किसकी? ये बुक है J.E. स्पेंसन एंड W. थॉमस की है, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी। तो कल्चरल जियोग्राफी में पूरा वर्ड 11 में बटा है। कुर्द दोस्तों जो ट्राइब हैं ये तुर्की, वेस्ट ईरान, नॉर्थ इराक और नॉर्थ सीरिया में है, जो कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। मधेसी पीपुल नेपाल के लोअर क्षेत्र में है, और रोहिंग्या जो रिफ्यूजी हैं वो म्यांमार में है। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, हमने देखा था, एक क्यूब शुगर दो। हांगकांग जो है वो चाइना का स्पेशल क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कई सारे मतलब कि ड्यूल पॉलिटी चलती है। कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, जैसे न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, क्वींसलैंड है, तस्मानिया है। और मिल्क के प्रोड्यूसर में नंबर 1 कौन सा है? इंडिया है। दोस्तों जो वर्ड डेनिसोवन है ये क्या है? ये एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज का नाम है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे नोवा स्कोटिया कोलफील्ड कनाडा में है। नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट से नहीं अफेक्ट होता है। बाल्कन कंट्री कौन से हैं? तो अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, कोसोवो, मैसिडोनिया एंड मोंटेनेग्रो, ये सब क्या हैं? बाल्कन कंट्री हैं जो बाल्कन सी के राउंड हैं, बाल्कन माउंटेन्स के राउंड हैं, बाल्कन हिल। आइसोहाइड दोस्तों वे लाइन होती हैं जो सेम रेनफॉल के एरिया को ज्वाइन करते हैं, तो आइसोहिट लाइन ज्वाइनिंग द एरिया ऑफ सेम रेनफॉल। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे लेंथ ऑफ अ टेरेस्ट्रियल माइल इज लेसर देन दैट ऑफ नॉटिकल माइल। दोस्तों ओशियन पे जो माइल होता है उसको नॉटिकल माइल कहते हैं, और जो लैंड पे माइल होता है उसको टेरेस्ट्रियल माइल कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल माइल हमेशा जो है वो नॉटिकल माइल से क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि समुद्र पे चलना आसान होता है, लैंड पे चलना घर्षण के कारण कम होता है, तो वो दूरी ज़्यादा जाती है। उसके बाद हार्मटन एक ड्राई एंड डस्टी विंड है जो सहारा रीजन से चलती है वेस्ट अफ्रीका में, और इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, हमने देखा ही था इसको। उसके बाद आइबेरियन पेनिनसुला जो है यूरोप के बिल्कुल ईस्ट में, वेस्ट में, उसमें स्पेन और पुर्तगाल के पार्ट हैं। उसके बाद एटलस माउंटेन दोस्तों मोरक्को में है। किम्बरले डायमंड माइन साउथ अफ्रीका में है। मानीटोबा जो है कनाडा में है, एंड पंपास जो है अर्जेंटीना में है। पोल स्टार दोस्तों जो होता है वो पुराने ज़माने में इसका यूज़ लोग नॉर्थ डायरेक्शन डिसाइड करने में करते थे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो रिवर द्वारा जो बनता है यूएसए में है। लेक विनिपेग जो है कनाडा में है, और साउदर्न एल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है।
पूरे वर्ल्ड का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन था उसको यूएसए ने बनाया था, और यूएसए में ही सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हैं। सेकेंड रेंज जो है ये जापान में है। उसके बाद पेट्रोनास ट्विन टावर जो है मलेशिया में है, और रोयन डैम जो है तजिकिस्तान में है। पेनी प्लेन जो है वो रिवर के द्वारा बना हुआ एक लैंडफॉर्म्स है, डिपोजिट लैंडफॉर्म्स है। उसके बाद बरमूडा ट्रायंगल दोस्तों कहाँ पे है? बरमूडा ट्रायंगल, जिसको रहस्यमय ट्रायंगल कहा जाता है, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, यूएसए के फ्लोरिडा को, उसके बाद पुर्टो रिको ट्रेंच को एंड बरमूडा प्लेस को, 3 स्थानों को के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और बरमूडा जो ट्रायंगल है इसको डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सिर्फ जहाज़ फंस जाते हैं, डूब जाते हैं। उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल कहाँ है दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल जो है एक इलीगल अफीम प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार में। बरमूडा ट्रायंगल हमने देखा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। उसके बाद पूरे राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट का जो राइस बाउल है म्यांमार है, और रेड बेसिन चाइना में है, जो कि किसके लिए फेमस था? अभी हमने देखा था यांगत्जे रिवर के प्लेन में था। सैटेलाइट, यूएसए का जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो कैप कैनेडी है, और ये कैप कैनावर्सल फ्लोरिडा के क्षेत्र में है, मतलब इसके नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा में है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ से देखने पे अर्थ के सापेक्ष स्थिर नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो वही स्पीड होती है जो अर्थ की स्पीड होती है, और वो इक्वेटर के ऊपर होते हैं, और इनकी जो हाइट होती है अप्रॉक्सीमेटली 36 किलोमीटर होती है। उसके बाद वाइन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इटली है, पता ही हमें, मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट है। और एज ऑफ ट्री आर डिटरमाइंड फ्रॉम काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन इट्स सिस्टम। दोस्तों जब हम ट्री को काटते हैं तो उसके बीच में जो गोल गोल स्टम्प्स बने होते हैं, स्टम्प में जो रिंग बने होते हैं, उससे हमें ट्री का एज पता चल सकता है कि जितना स्टम्प बनता है उतने साल का ट्री होता है। और इस प्रोसेस को जो है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? ट्री के एज को काउंट करने का, मेजर करने का एक मेथोडोलॉजी है जिसमें रिंग को काउंट करके ट्री के एज को काउंट किया जा सकता है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 11 जुलाई है, 1 और 1 जुड़े। कैम्पना बीच जो है रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आईएमओ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। उसके बाद फाओ का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में है। एंड हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ये कहाँ पे है? जिनेवा में है। तो जिनेवा में WHO भी है और जिनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। कैलाश मानसरोवर के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो तिब्बत में है, और तिब्बत चाइना का पार्ट है, इसलिए वीज़ा लगता है। ओपेक कंट्री के कौन कौन से मेंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओपेक में ईरान भी है, इराक भी है, कुवैत भी है, उसके बाद सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है। तो पर्शियन गल्फ से ये कंट्री हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई। उसके बाद अब आ जाओ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुला है, उसके बाद वेनेजुला है, और उसके बाद फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आ जाओ, कॉन्गो है, गुइना है, लीबिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है, गेवान है, अंगोला है। सार जो है, सार क्या है, सॉरी सार्क होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में 1985 में इस्टेब्लिश हो गया था, और इसमें जो है वो 8 देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एंड पाकिस्तान। उसके बाद एल्सी पैलेस फ्रांस में है। क्रेन जो है टालेस्ट अमंग फ्लाइंग बर्ड्स है। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इंडिया में है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स यूएसए में है, फिर फ्रांस में है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, यूएसए के बाद तुरंत धड़ाक से टिक मारते हैं रसिया, पर नहीं। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए या सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो यूएसए के पास है, दूसरे पे फ्रांस है। तो यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया, जापान, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। टॉप 3 याद रखना, यूएसए, फ्रांस, चाइना। और अगर हम न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी से देखें तो भी यूएसए, फ्रांस, चाइना ही आएगा। और इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर स्टेशन में तो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक चलता है, फिर न्यूक्लियर गैस चलता है, न्यूक्लियर एनर्जी चलता है, सॉरी हाइड्रो पावर है, फिर नेचुरल गैस से बनता है, फिर न्यूक्लियर से बनता है, फिर डीजल से बनता है, जो
थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी कंज्यूम होती है। उसके बाद अब हम आ गए बिल्कुल एकदम एंड पे। तो कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स किसको कहा जाता है? किर्गिस्तान को कहा जाता है दोस्तों। किर्गिज का मतलब ये होता है 40 ट्राइब्स। कैटालोनिया प्लेटू जो है स्पेन में है। क्रीमिया पेनिनसुला यूक्रेन में है। माइंडानो फिलीपींस में सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। माइंडानो ओरोमिया जो है इथियोपिया में है। मजहर ए शरीफ अफ़गान में है। एलिपा सीरिया में है। उसके बाद एड्रियाटिक सी का क्वीन कौन है दोस्तों? इटली के वेनिस सिटी को एड्रियाटिक सिटी का क्वीन कहते हैं। तो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सिटी वेनिस है। लॉरेन कोलफील्ड जो है फ्रांस में है। वेस्ट मिडलैंड जो है बर्मिंघम में है। और तुला जो है वो रसिया में है। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। दोस्तों जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं पानी और सनलाइट कम होता है तो डाइवर्सिटी भी कम होती जाती है। स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वो टेम्परेट से पोल की तरफ घटेगी, बिल्कुल वही बात कर रहा है। ट्रॉपिक्स हार्बर ट्रॉपिक्स के पास जो है ज़्यादा स्पीसीज होते हैं कंपेयर टू टेम्परेट रीजन, ये भी वही बात कर रहा है। चूँकि ट्रॉपिक में सनलाइट होता है, ट्रॉपिक में पानी होता है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है तो ढेर सारी ट्री की डाइवर्सिटी मिलती है। उसके बाद ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में, जो कि एक ट्रॉपिकल क्षेत्र है। ये क्वेश्चन हम एक बार और देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। जो एड्रियाटिक सी का क्वीन है उसको किसको कहा जाता है? तो इटली का वेनिस सिटी को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सिटी कहा जाता है। फ्रांस में है जो लॉरेन का कोल्ड बेसिन है। और वेस्ट मिडलैंड है कहाँ पे? ये यूके के बर्मिंघम में है, वेस्ट मिडलैंड। और तुला जो है वो रसिया में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी पूरी ज्योग्राफी, घटना चक्र की ज्योग्राफी जो है वो ख़त्म हो गई है। काफ़ी ये लंबा सार रहा है, आप लोगों ने भी साथ दिया है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वही है कि लोगों को ज़्यादा स्ट्रेटजी पसंद होता है और लोगों को ज़्यादा वही कि घटना चक्र की पूरी बुक डिस्कस करो तभी समझ में आता है। मे भी शायद कुछ लोग इसके महत्व को समझ पाएँ। अगर ये वीडियो जो है किसी एक को भी सिलेक्शन में मदद करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो कई साल से तैयारी कर रहा है वही इसकी महत्व को समझ सकता है। धन्यवाद।